विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं अग्रिम। हम आपसे विदर्भ के और महाराष्ट्र के विकास के बारे में सतत चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी इस शो के द्वारा हमारे विदर्भ का किस तरह से विकास हो जो 75 साल में नहीं हो पाया था, और गणतंत्र दिवस आ ही रहा है 26 जनवरी को। उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री है, दावोस में उन्होंने कई लाखों करोड़ के एग्रीमेंट किए हैं। सबसे ज्यादा इस बार मेडटेक पे उनका फोकस रहा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी को, MIT लैब को भी उन्होंने करार किया है और कई यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे करार किया है। उसी तरह रायगढ़ पेन के पास एक पूरा डेवलपमेंट का उन्होंने खाका बनाया है। निसंदेह महाराष्ट्र के लिए उनका प्रयास स्मरणीय रहेगा, अभिनंदनीय रहेगा, और जिस तरह से वे काम कर रहे हैं भारत सरकार उनकी खुद प्रशंसा कर रही है। दावोस में उनकी सतत मीटिंगें चल रही है। बार्कलेस से लेके हर बड़े कोका कोला से हर्बर्ट पैकिंग, सबसे बात उनकी होती जा रही है। और भारत की ग्रोथ को देखते हुए, महाराष्ट्र की प्रगति को देखते हुए सभी ने भारत में आने का मन बना लिया है। हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री से, आप विदर्भ की धरती से हैं, आज हमें विदर्भ की तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ी हमारे पास उपलब्धि यह है कि जो हमारे पास सुरजागढ़ में आयरन रोड निकला है, वो आयरन रोड अगर सभी प्लांट तक पहुंचता है, नए प्लांट तक NMDC के रेट के आसपास मिल जाता है, तो निस्संदेह चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर, इसका सही तौर पे अच्छा विकास होगा और कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक मेगा सिटी बन सकती है। जिस तरह से बिलासपुर, झारखंड में और रायपुर में जिस तरह इंडस्ट्री का विकास हुआ है, उस तरह की इंडस्ट्री चाहे सीमेंट की हो, स्टील की हो, इस क्षेत्र में आ जाएगी। आज बहुत सारी जमीन अधिग्रहण होनी है। अब सरकार जब मेगा इंडस्ट्रीज को 150% तक इंसेंटिव देती है, तो जिन किसानों की जमीनें ली जा रही है, पुरखों से वो किसान उस जमीन पे कमा रहे हैं। आज विदर्भ का किसान इतना मजबूत नहीं है क्योंकि उनकी जमीन से सिर्फ एक ही फसल होती है और वो कर्जे में रह रहा है। उसका कर्जा माफ करते तो बेचारा कुछ मुक्त होता है। तो जिस तरह से शक्तिपीठ में हम जमीन लेने जा रहे हैं, वहां पर किसान जमीन पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं देते। हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ के किसानों को मुआवजा ज्यादा दिलाए, जिससे कि किसान मजबूत हो। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, उनका इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर ही है। अगर वो किसानों को पैसा देती है, उचित देती है, तो किसानों का भी फायदा होगा और वो खुशी खुशी से उस कंपनी के प्रति समर्पित हो जाएगा। आज बहुत सारे प्लांट हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। सुरजागढ़ स्टील के साथ भी 20,000 करोड़ का करार किया गया है दावोस में। और ये भी जानकारी हुई है कि आर्सेलर मित्तल भी 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में करने जा रहा है। साथ निसंदेह वो विदर्भ में होगा, क्योंकि जो उपलब्धि मिनरल्स की, आयरन ओर की विदर्भ में है। तो आर्सेलर मित्तल जो उसने गोंड पिपरी के आसपास जमीन लेने का मानस बनाया था, वहीं पर आने का उसका मानस है। तो इस तरह से स्टील सेक्टर जो मजबूती के साथ आ रहा है, तो वो स्टील सेक्टर अब इसलिए मजबूती है क्योंकि सरकार ने कई प्रोडक्ट पे 12% ड्यूटी लगा दी है, जिससे बाहर से आने वाला जो माल है वो महंगा हो गया है और उसके कारण बहुत सारी स्टील कंपनियां प्रॉफिट में आनी शुरू हो रही है। और मार्च तक काफी स्टील कंपनी जो पिछले कई महीनों से बहुत नुकसान में चल रही थी, अब धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर बढ़ते जा रही है और बहुत सारे स्टील के प्लांट गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और नागपुर के पास आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जर्मनी के GIZ के साथ एक कोलैबोरेशन करके बायो फ्यूल की तरफ डाइवर्सिफिकेशन किया है। आज हमारे विदर्भ में बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन है जो महाजेनको के अंतर्गत है, प्राइवेट भी हैं। उसके अंदर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि 5% बायोफ्यूल लगाना
उनको यूज करना बहुत जरूरी है। जब हमने कुछ थर्मल पावर स्टेशन के चीफ इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे बॉयलर उस तरह के डिजाइन नहीं हुए जिसमें जीसीबी जो उसकी होती है बहुत हाई होती है, वो उसको मैनेज कर पाए। जब हम इम्पोर्टेड कोल के साथ मैनेज कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि जो बायो फ्यूल है एक तरह से वो किसानों को भी इनकम देगा। जो फसल लगने के बाद फसल में से जो उसको पैदावार मिलती है उसके बाद जो उसको बच जाता है, अगर वो बिकने लग गया और अभी बिक भी रहा है और अच्छे पैमाने पे बिकेगा तो एक तो वेस्टेज नहीं होगा, जलाना नहीं पड़ेगा, उसका प्रदूषण नहीं होगा। सरकार चाहती है कि जो 12 गीगावाट जो बिजली बन रही है तो वो गीगावाट जो बिजली अगर 12 बहुत कम है बायो बायो फ्यूल से, वो ज्यादा से ज्यादा जैसे सोलार विंड एनर्जी में अधिकांश उसमें बनती जा रही है। तो उस तरह सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी उसमें यह स्कीम बना रही है कि जिस तरह के सतत साल भर तक यह बायोफ्यूल मिलता रहे और उसमें बाम्बू से भी उस प्रोडक्ट को बनाकर किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार की 50,000 करोड़ की योजना महाराष्ट्र शासन ने बनाई हुई है। हम चाहते हैं कि बायोफ्यूल का थर्मल पावर स्टेशन में उपयोग होना चाहिए। उस उपयोग से किसानों को फायदा होगा, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, टेक्सटाइल को फायदा होगा, फाउंड्रीज को फायदा होगा, केमिकल इंडस्ट्री को फायदा होगा और बायोफ्यूल बहुत सारी जगह उपयोग होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने इसमें उदारता से कंसेशन देना जरूरी है। उसकी अवेलेबिलिटी साल भर तक मिले, उसका ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो सके, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बना रही है तो महाराष्ट्र शासन ने भी उसको देखते हुए पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। जितना मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ हम चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाए जिससे कि हम जो डेवलपमेंट है हम लोगों तक पहुंचा सके। अब हम बात करेंगे कोल गैसिफिकेशन के अंतर्गत। 8 साल पहले ये नीति जो कोल गैसिफिकेशन की हमने हंसा जी जब मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनके साथ बनाई और उसमें नितिन जी ने बहुत सपोर्ट किया। जब उसमें देवेंद्र जी सीएम थे उन्होंने भद्रावती में 1200 एकड़ जमीन स्टोनटेक कंपनी को दी थी और उसमें मेन प्रमुख जो थे उस पॉलिसी को लाने वाले मैं ही था। और 8 साल पहले स्टोनटेक के साथ यह पॉलिसी हम सीएम तक लेके गए थे। हंसा जी ने बहुत प्रयास किया और गर्गी जी ने अनगिनत मीटिंग दिल्ली में की, हर मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई और सभी ने इसको सराहा। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको कोल गैसिफिकेशन को प्रायोरिटी दी। और अब तो ये हुआ है कि 100 मिलियन टन कोयला है वो 2030 तक कोल गैसिफिकेशन तक ले जाना है। अभी हाल ही में ग्रेटा एनर्जी ने जानकारी दी है कि वे सीएम से समय मांगा है कि भूमि पूजन शीघ्र से शीघ्र किया जाए और कोल मिनिस्टर उन्होंने जो किशन रेड्डी जी हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी है और उम्मीद है कि फरवरी के सेकंड वीक तक वहां पर भूमि पूजन हो जाएगा और कोल गैसिफिकेशन एक प्रोजेक्ट स्टील सेक्टर में ग्रीन सेक्टर का शुरू हो जाएगा। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है वो क्षेत्र में आना बहुत जरूरी है और उसके अंतर्गत जो हमारे प्रयास किए गए हैं उसकी वजह से आज विदर्भ में 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक डब्ल्यूसीएल का प्रोजेक्ट वणी के पास आ रहा है, उसी तरह अडानी का क्रमेश्वर के पास आ रहा है और इस तरह से ये इसकी जो पॉपुलरिटी बढ़ते जा रही है और ये विदर्भ में कम से कम 12 प्रोजेक्ट लग सकते हैं। हम भी सबसे टच में हैं कि कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगते हैं तो प्रदूषण कम होगा। कोल का पोल्यूशन बनाने में जो एनर्जी में काम हो रहा है वह उसमें केमिकल का उपयोग होगा, उससे हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट जैसे यूरिया और हम बारूद बना सकेंगे। अमोनियम नाइट्रेट से बहुत सारी चीजें बनती है, उसका हम उपयोग कर पाएंगे। हम निसंदेह देवेंद्र जी का अभिनंदन करते हैं। देवेंद्र जी थोड़ा सा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे किसान और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ध्यान दीजिए। आज दालों के भाव नहीं है, आज बाहर से दालें बहुत सस्ती आ रही है, उसके कारण यहाँ का किसान उसकी सही तरीके से कीमत नहीं पा रहा। उसके लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र शासन ने किसानों को मदद करनी चाहिए और उसे प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। उसी तरह से आज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है आज विदर्भ में देखा जाए तो उसका डेवलपमेंट 5% भी पिछले 5 साल में नहीं हो पाया है। तो उसके लिए जरूरी की है कि जब देश में सबसे बड़ा विकास स्मॉल स्केल कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में स्मॉल स्केल का स्थान है और उसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बनाना चाहिए। आपने सेक्रेटरी तो एमएसएमई बनाने का एक प्रोविजन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल बनती है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी नीतियां होगी जो स्मॉल स्केल के फायदेमंद होगी। आज अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो स्मॉल स्केल में विदर्भ में कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाया है, क्लस्टर भी यहाँ पे विदर्भ में मजबूती से नहीं आ पाया है। इसके लिए स्टडी होना बहुत जरूरी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो है विदर्भ की बहुत परेशान है। अगर आप हिंगना क्षेत्र देखते हैं, बूटी बोरी क्षेत्र देखते हैं, चंद्रपुर का देखते हैं, अमरावती क्षेत्र देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, वहां पर शोरूम बनते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि जो नए एंटरप्रेन्योर है स्टार्टअप तक जा रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके जो आज बिजली के दर इतने महंगे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगे बिजली के दर हमारे महाराष्ट्र में है। एमएआरसी में वत्सला नायर जी आई हुई हैं, चंद्रपुर की सीओ रही हुई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि वत्सला नायर जी पूरा समझे जैन को महावितर ने जो आपके सामने अपने जो गणित दिए हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसको भी देखना चाहिए क्योंकि जो रेट बढ़ रहे हैं
वो उसके कारण बढ़ रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से वहां पर जो है सबमिशन नहीं हुआ है। और एमईआरसी ने ये देखना चाहिए कि किस तरह से उपभोक्ता का फायदा हो। आज अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इतना बर्डन डाल दिया जाए, अगर बिजली 10 रुपए के ऊपर मिले तो कहाँ से स्मॉल स्केल टिकेगी। एक आकलन में कहा गया कि 12% कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज चंद्रपुर में करीब ऐसे उद्योग है जो सिर्फ बिजली के कारण बंद हो गए हैं, उनको बहुत बड़ी फटकार बैठी है। तो इसके लिए जरूरी है कि सीएम साहब आपने एक तो उस क्षेत्र को बचाने के लिए तर्क नीति करनी चाहिए, और दूसरा नागपुर में एक ऐसा कॉन्क्लेव करना चाहिए जिससे डाउस में होता है, उस तरह का कॉन्क्लेव यहाँ पर भारत स्तर पर होना चाहिए, जिसमें एमएसएमई और डिफेंस सेक्टर के लोग यहाँ पर नागपुर क्षेत्र में आए, विदर्भ के मराठवाड़ा में किस तरह से विकसित कर सके। क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र और उस तरफ तो उद्योग बहुत चले गए हैं, रायगढ़ में भी बहुत सारे उद्योग जा रहे हैं, मुंबई तो पहले ही डेवलपमेंट है। तो हम चाहते हैं कि अगर विदर्भ का सही तरीके से, मराठवाड़ा का सही तरीके से विकास होता है तो आपके उस प्रयास से हो सकता है, और आप में सक्षम है, आप करने में बहुत दमदार हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉन्क्लेव आपके द्वारा होगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज विदर्भ की। 6 से 8 फरवरी तक एडवांटेज विदर्भ गडकरी साहब करने जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। उन्होंने बताया कि नए नेतृत्व आना चाहिए और पुराने लोगों को धीरे धीरे रिटायर होना चाहिए। जिस तरह संदीप जोशी जी ने रिटायरमेंट लिया है, तो आज जरूरी है कि अगर जब नए विचार आएंगे तो उस तरह जैसे स्टार्टअप में नए नए उद्योग आते जा रहे हैं, नए लोग सोचते जा रहे हैं, तो उस तरह राजनीतिक स्तर भी अगर नए नए लोग आते गए तो आज देखिए हमारे उद्योग में किस तरह से नई जो है विचार आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई तरह का उसमें संचार होगा, तो उस तरह से हमारे उद्योग आगे बढ़ते जाएंगे। और आज जरूरी है नागपुर, वर्धा और अमरावती का कॉरिडोर मजबूत बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है आईटी सेक्टर, मेडटेक और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाना चाहिए। एमआईटी, सिम्बोसिस जिस तरह से यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, उस तरह से वर्ल्ड की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज है उसके साथ करार करके यहाँ पर नागपुर को एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बना सकते हैं, जिससे पूरे भारत के बच्चे यहाँ आ सकते हैं। उसके साथ में हम चाहेंगे कि एयरपोर्ट का विकास शीघ्र करना जरूरी है, जिससे जो हम कई बार कह चुके हैं उसके तरफ अभी तक बहुत कम लक्ष्य है। उसकी तरफ अर्जुन लक्ष्य करते हुए उसका काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एयरपोर्ट डेवलप नहीं होगा तो बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और हमारा नागपुर और विदर्भ उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। देवेंद्र जी, आपने मुंबई को तो कितना डेवलप कर दिया, आपने कई अंडरग्राउंड पास दे दिए, कई तरह के उनको समाधान दे दिए, कई सी लिंक जोड़ दिए, आप बड़े बड़े वहां पे जोड़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब विदर्भ में जब इतना प्रदूषण है, विदर्भ को भी आप जोड़िए, और विदर्भ से देखिए, विदर्भ ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, विदर्भ ने आपको नगर सेवक से लेकर इतनी ऊंचाइयां दी है। हमें उम्मीद है देवेंद्र जी, आप विदर्भ को भी अंडरग्राउंड से जोड़ते हुए आज नागपुर को वर्धा से जोड़ेंगे, नागपुर को भंडारा से जोड़ेंगे। उस तरह से नागपुर अगर जुड़ते गया तो नागपुर एक बहुत बड़ा फोकस इंडिया का हो जाएगा। जिस तरह से आज अहमदाबाद फोकस बनते जा रहा है, वहां पर आजू बाजू में आईबीएफसी बड़े बड़े सेंटर आते जा रहे हैं, उस तरह से जो आपने नागपुर में प्लान किया वो सेंटर भी बहुत कामयाब होगा। हम फिर से अगले सप्ताह आपसे चर्चा करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो आप हमारे को सुन रहे हैं, जो आप बातें आप ले रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों तक पहुंचाएं। आप ही हमारे एक साधन है। हम चाहते हैं कि जो बातें हम आपके साथ कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, और विदर्भ का विकास आप ही कर सकते हैं। आप और हम मिलके इस गणतंत्र दिवस पर विदर्भ का विकास करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।